उस दिन ये टॉपिक रह गया था ना कि नेचुरल सिटीजन और नेचुरलाइज सिटीजन्स में क्या डिफरेंस, ये पढ़ना हम लोग। देखो, नेचुरल सिटीजन्स किसको बोले? द स्टेटस ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री विद द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो यहीं पैदा हुआ, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे हम लोग यहीं पे पैदा हुए, हम लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं। तो जो जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, जिसको लीगल स्टेटस मिला गया है ना, जो कंट्री का पार्टिकुलर मेंबर है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि हाँ आप इस कंट्री के मेंबर हैं, आपको राइट मिलेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, तो वो हो गया नेचुरल सिटीजन। जैसे हम लोग इंडिया में रहते तो हम लोग नेचुरल सिटीजन हो गए इंडिया के। The process by which foreign individual become a citizen of a country where they were not born. इंडिया में पैदा नहीं हुए, बट वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया में आए। मैं कल उस दिन पढ़ाई थी कि नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस क्या है ना। अदनान सामी का एग्जांपल भी दी थी। अदनान सामी जो है वो नेचुरलाइजेशन सिटीजन है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के बॉर्न नहीं है, उनका यहाँ पैदाइश नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के थे, लेकिन यहाँ पे उनको दिया गया क्योंकि वो यहाँ पे इतना दिन इंडिया में रुके, जितना भी क्राइटेरिया होता है नेचुरलाइजेशन सिटीजन का वो फुलफिल हुआ, इस वजह से उनको सिटीजनशिप दिया गया। तो उस तरह के सिटीजन को बोलेंगे नेचुरलाइजेशन सिटीजन, जो कि इंडिया में पैदा नहीं होते। देख लो, यहाँ नहीं पैदा होंगे। नेचुरल सिटीजन का मतलब क्या? जो कंट्री में पैदा ना हो बल्कि दूसरे कंट्री में हो और पूरा प्रोसेस को फॉलो कर कर उसको सिटीजनशिप मिला हुआ है ना। फॉरेनर इंडिविजुअल है। एक बात, कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ डिसेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। बोला क्या? अगर आपको सिटीजनशिप लेना है लेकिन आप बर्थ के बेस पे सिटीजनशिप ले रहे हैं और डिसेंट के बेस पे, जैसे कि मेरे पापा या मम्मी में से कोई एक इंडियन है, हम उस दिन पढ़ाए थे कि बर्थ का मतलब क्या है, कि अगर बर्थ बाय बर्थ तुमको सिटीजनशिप लेना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है? बाय बर्थ। तो बाय बर्थ कैसे? मैं बताई थी कि नहीं रुक जाओ, हाँ 1950 से 1987 तक जो इंडिया का बॉर्न है उसको मिल जाएगा, ठीक है। मान लिया कि आप कहीं बाहर में थे, लेकिन इस ड्यूरिंग आपका पैदाइश हुआ है 1950 से लेकर 1987 तक, ठीक है। और आप आके अब बोलते हैं कि हमको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको मिल जाएगा क्योंकि आप इस। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि 1987 में से, मतलब आपका कोई भी एक पेरेंट्स, मम्मी या पापा में से आपके बर्थ के वक्त इंडियन थे, मतलब मान लो कि ये सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा का जो सन है उसको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो उसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी जो थी वो यहाँ की है, उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल सिटीजन। नेचुरल सिटीजन मतलब किसी का मम्मी या पापा के थ्रू उसको सिटीजनशिप मिल रहा है, तो वो हो गया नेचुरल सिटीजन। Vary depend on the country but typically include factors such as birth, descent, residency, loyalty. अब देखो, एक मेरी बात भी बोला जा रहा है कि अगर आप तुमको नेचुरल सिटीजन मिला है, लेकिन तुमको अपने किस बेसिस से मिला है? बाय बर्थ के बेस पे मिला है, तुम्हारी पैदाइश यहीं की है, तुम चले गए थे फॉरेन में रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पापा का तो पैदाइश इंडिया है, तुम्हारे पापा तो इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पापा चले गए यूएस रहने के लिए, ठीक है। इस बेसिस पे तुम आकर बोलोगे कि हमको सिटीजनशिप दे दे क्योंकि मेरे फादर तो यहाँ के बॉर्न है ना, तो तुमको मिल जाएगा। डिसेंट, तुम्हारे ग्रांड फादर जो थे वो इंडिया के थे, पापा यूएसए के थे, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि मेरा जो डिसेंट थे, मेरा एंसेस्टर्स थे, जो मेरे दादा है वो लोग यहाँ के रहने वाले, तो उस तरह से सिटीजनशिप मिला तो नेचुरल सिटीजन हो गया। तुमको यहाँ पे रहकर भी लॉयलिटी दिखाना। अब ये नहीं कि तुमको सिटीजनशिप मिल गया और तुम मुल्क के साथ ही गद्दारी करो, तो वो सिटीजनशिप के अंदर नहीं आएगी। Vary depending on the country but typically include factors such as residency, language, proficiency, knowledge of country history and government and passing citizenship case. देखो, तुमको तो ये पूरा पढ़ना नहीं है, मैं तो उस दिन समझा दी थी। नेचुरलाइजेशन सिटीजन का मतलब क्या हो गया? जो फॉरेन का हो, जो फॉरेन से बिलोंग करे, एक नंबर, वो इंडिया में आके सिटीजनशिप लिया हो। कैसे लिया हो? नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसने सिटीजनशिप लिया हो, ठीक है। प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप लिया हो। जरूरी नहीं कि इंडिया में, दूसरे कंट्री में भी चलता है नेचुरल और नेचुरलाइज सिटीजन, ठीक है ना। प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तब जाके नेचुरलाइजेशन सिटीजन आपको बनना होगा।
ठीक है, लेकिन आप बन तो गए, लेकिन आप तो बन गए, लेकिन ना आपको यहाँ का लैंग्वेज सीखना होगा, ठीक है ना। एक और बात यहाँ बोला जा रहा है कि बट टाइपिकली इंक्लूड द फैक्टर रेसिडेंसी लैंग्वेज एंड प्रोफेंसी, मतलब एक तो तुमको लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ पे आना चाहिए, और दूसरा ये भी बोला जा रहा है कि जैसे हम कल पढ़ाए थे तुमको कि अगर कोई बाहर कंट्री का, जैसे कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई फिलोसफर है बड़ा बड़ा दूसरे कंट्री का, मान लो यूएसए का है, और इंडिया में आके बोला कि आप मुझे सिटीजनशिप दे दो, तो इंडिया उनको दे देगी, क्यों? क्योंकि इतने बड़े वो साइंटिस्ट, इतने बड़े वो फिलोसफर है, ठीक है ना। उस बेसिस पे तो वो भी आगे नेचुरलाइज सिटीजनशिप में। एक्वायर्ड वॉलेंट्री थ्रू द एप्लीकेशन एंड द फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट सेट बाय द कंट्री। acquired voluntary through the applications and fulfilling requirements set by the country। बोला है कि देखो भाई कि यहाँ पे पहले समझ लो, उसके बाद यहाँ समझाएं। हाँ जी, तो बोल रहा है कि कैन बी एक्वायर्ड वॉलेंट्री थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब जो नेचुरल सिटीजन रहते हैं वो अपने मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। मैं बताई ना कि जैसे अभी हम हैं और हम जाके यूएस का सिटीजनशिप ले लेंगे तो मेरा खुद पे खुद हट जाएगा, तो वो नेचुरल सिटीजन है, तुमको यहाँ पर गवर्नमेंट हटा देगी। गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया, जो रिक्वायरमेंट सेट किया है इनके लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए, अगर वो उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल नहीं होगा तो तुम्हारा हट जाएगा सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप कैन बी रिवोक्ड इन द केस ऑफ द फ्रॉड, अगर तुम जो नेचुरल सिटीजन है वो भी अगर फ्रॉड करता है, डिसलॉयलिटी करता है, इसी तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, तो उसका भी सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा। नेचुरलाइजेशन सिटीजन का भी वही बात है। सम कंट्रीज अलाउ ड्यूअल सिटीजन, कुछ कंट्री अलाउ करती है ड्यूअल सिटीजन, कुछ नहीं करती, जैसे इंडिया नहीं करती है। तो अगर तुम इंडिया नहीं करती है और तुम जाकर इंडिया में क्या है, ये वाला मत पढ़ना, इसे मैं समझा दूँ ये क्या बोल रहा है। बोले इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। और तुम जाके यूएस का सिटीजनशिप ले ली तो तुम्हारा सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। कुछ कंट्री जो है वो डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करती है, वेल अदर डू नॉट। तो अगर तुम डुअल सिटीजनशिप ले लोगी ना तो उस बेसिस पे तुमको नहीं हटाएगा। जैसे कि अमेरिका में अगर तुम नेचुरलाइजेशन सिटीजन हो, ठीक है ना, तुम नेचुरलाइज सिटीजन हो, तुम सोचोगी कि मैं दूसरे कंट्री के भी सिटीजनशिप ले लेती हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर रही हूँ, रुको। मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ ना कि ड्यूअल सिटीजनशिप, तो मैं बोली कि इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप, इसको मुझे समझाना है तुमको। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि जो नेचुरल सिटीजन है वो कैसे आते हैं इंडिया में, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, है ना, बाय डिसेंट इस तरह से आएंगे। लेकिन जो नेचुरलाइजेशन होंगे उनको प्रोसेस फॉलो करके आना पड़ता है यहाँ पर, बस इतना याद रखना। यही फर्क है दोनों में, ठीक है। अब दूसरा बात सुनो, मैं तुमको बार बार बोली कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, और बोल रही हूँ मैं ये यूएसए में डुअल सिटीजन, मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूएस में डुअल सिटीजन है। अच्छा, यहाँ पे सिटीजनशिप डुअल का मतलब कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे अलग कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है तो तुम, जैसे कि तुम एक कंट्री का सिटीजनशिप हो तो तुम दूसरे कंट्री का भी सिटीजनशिप ले सकती हो, ठीक है ना। लेकिन यूएस में डुअल का मतलब अलग है। यूएस में डुअल का मतलब है कि यूएस में जो, जैसे तुम्हारा अर्जेंटीना है, ठीक है ना, और तुम्हारा यूएसए है, तो एक सिटीजनशिप जो वहां का जो सिटीजन होंगे ना, एक तो अर्जेंटीना का भी सिटीजनशिप कहलाएंगे और एक यूएस का भी सिटीजनशिप कहलाएंगे, मतलब अलग अलग, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। ये नहीं कि आप दूसरे कंट्री का भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, वहां पे अलग है। वहां पे डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि जैसे उसका अमेरिका में 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट का सबका अलग अलग सिटीजनशिप है। जैसे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो हम वेस्ट बंगाल से जा रहे, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम वेस्ट बंगाल से आए, हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया के सिटीजन है ना। हम लोग अपने आप को बोलेंगे इंडियन सिटीजन। जबकि यूएस में अगर कोई अर्जेंटीना में रहता है तो वो क्या बोलेगा कि हम अर्जेंटीना का सिटीजनशिप है। तो वहां पे स्टेट का सिटीजनशिप अलग होता है और सेंट्रल यूएस का सिटीजनशिप अलग होता है। तो इस बेसिस में वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। बाकी जब मैं कंपटीशन कराऊंगी तो बताऊंगी और कौन कौन सी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है। बाकी दूसरे कंट्री में जो डुअल सिटीजनशिप है ना, वहां का मतलब अलग है। जैसे कहने का मतलब कि तुम एक उस कंट्री का सिटीजनशिप ले लो और एक तुम दूसरे कंट्री का भी ले सकती हो, ये बात है। लेकिन इंडिया में तुमको सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप लेना होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि जो दूसरे कंट्रीज है ना जो फॉलो करते हैं डुअल सिटीजनशिप, तो अगर तुम डुअल सिटीजनशिप भी लेते हो ना तो तुम्हारा सिटीजनशिप हटेगा नहीं, ये बात यहाँ पे बोल रहा है, ये वाला। बाकी तुमको नेचुरल सिटीजनशिप का मतलब याद रखना पड़ेगा, बाय बर्थ बाय डिसेंट मिलता है, और जो नेचुरलाइज होता है वो प्रोसेस के थ्रू इंडिया में आता है, जैसे अदनान सामी। बाकी इसमें कुछ उतना कोई खास पढ़ना नहीं है, आ जाओ यहाँ पे। आओ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑरिजिन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एक बार मैं तुमको सिलेबस दिखा देती हूँ, उसके बाद ये वाला हम क्लास ये वाला स्टार्ट करते हैं। इससे पीवाई क्यू क्वेश्चन आया हुआ, ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ, मुझे ये करवाना पड़ेगा। सिलेबस बहुत नीचे है। देखो ये वाला, द origin of the United Nations, aims and objectives of the UNO, compositions and function, General Assembly, Security Council, secreted the role and importance of the Secretary General. अच्छा, Economic and Social Council, International Court of Justice, Special Agencies. सबसे पहले हम लोग ऑरिजिन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक एक बात, मुझे उसका मतलब उसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्यों आया, क्या वजह है, क्या इवोल्यूशन, सब बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, द वर्ल्ड वॉर वन, पहले हम वर्ल्ड वॉर वन पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन encourage the world into invest international organization to deal with the conflict। मैं बता रही हूँ, जो क्या हुआ कि तुम्हारा सबसे पहले क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत लड़ाई होता था, इस तरह से सिचुएशन था। तो एक तो तुम्हारा क्या हुआ कि वर्ल्ड वार के बाद बोला गया कि पीस को स्टैब्लिश करने के लिए, वार को अवॉइड करने के लिए, वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, वर्ल्ड वार को जब खत्म हुआ तो बोला गया कि अब हम लोगों को क्या करना है, पीस को स्टैब्लिश करना है, ठीक ना, वार को अवॉइड करना है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। दुनिया के वर्ल्ड लीडर ने ये अपने आपस में डिस्कस किया कि हम लोगों को वार को अवॉइड करने के लिए, पीस को स्टैब्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना होगा, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। देख लो, ये आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद हो रहा, ठीक है ना, लीग ऑफ नेशन। कब कब का बात है, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार वन, आफ्टर वर्ल्ड वार वन का बात हो रहा, स्टोरी जैसा याद रखना, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वार वन के बाद बोला गया कि पीस स्टैब्लिश करने के लिए, वार को अवॉइड करने के लिए लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या किया गया कि लीग ऑफ नेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको स्टैब्लिश किया गया 10 जनवरी 1920, सॉरी 2000 नहीं, 1920, ठीक है ना। 1920 में लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश किया गया। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि लीग ऑफ नेशन को कब स्टैब्लिश किया गया था, तो तुम्हारा 10 जनवरी 1920 को स्टैब्लिश किया गया था। कब, आफ्टर द वर्ल्ड वार, ठीक है ना। ये ट्रेटिविटी नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें नेट में समझाती हूँ, उतना डिप नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद इसका एम क्या था, इसका एम क्या था, देखो इसका एम क्या है, पर्पस क्या था, प्रिवेंट, क्या रोकना भाई, प्रिवेंट रोकना, क्या, फ्यूचर वार, फ्यूचर में वार ना हो, फ्यूचर में वार ना हो। इट एम टू प्रिवेंट फ्यूचर वार आफ्टर वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन के बाद अब ऐसा
इस तरह का वार ना हो, ठीक है ना, इस तरह का वार ना हो। लीग ऑफ नेशन का पर्पस था पीस को इस्टेब्लिश करना, वार को अवॉइड करना, और इस तरह का वार को फिर से ना किया जाए, फ्यूचर में वर्ल्ड वार 1 के जैसा वार ना हो, इस तरह का वार अब फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। इस वजह से 1920s में लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। क्या हुआ, ये फेल कर गई। कैसे फेल गई? डिस्पाइट इट्स इनिशियल सक्सेस, स्टार्टिंग में तो सक्सेसफुल हुआ, बट इट कुड नॉट प्रिवेंट वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945। ये जो है ना ऑरिजिन ऑफ द यूनाइटेड नेशन नहीं, सॉरी लीग ऑफ नेशन कहाँ गया, सॉरी लीग ऑफ नेशन, अभी मैं लीग ऑफ नेशन का बात कर रही हूँ, अभी यूनाइटेड नेशन का बात नहीं कर रही हूँ, लीग ऑफ नेशन, ठीक है ना। तो लीग ऑफ नेशन फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? लीग ऑफ नेशन जो है ना वो फेल कर गया बिकॉज कि इसने वर्ल्ड वार 2 को होने से नहीं रोका। देख लो, however despite its initial success, स्टार्टिंग में तो सक्सेसफुल रहा, बट इट कुड नॉट प्रिवेंट वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945। जब तुम फेल कर गए तो हमको तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तो बोला गया कि लीग ऑफ नेशन को वाज ए ऑफिशियली डिसॉल्व 1946 आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 1945 में खत्म हुआ। 1946 में बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशन, इसको खत्म कर दो, ये बेमाने हैं, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि इसने तो वर्ल्ड वार 2 को होने से रोका ही नहीं, जबकि इसका पर्पस था कि वर्ल्ड वार 2 को रोकना है। इन्होंने नहीं रोका, ये लीग ऑफ नेशन बिल्कुल बेकार है, इसको खत्म कर दो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वार कब लीग ऑफ नेशन को कब स्टैब्लिश किया गया? 1920s में। कब इसको डिसॉल्व किया गया, कब खत्म किया गया? तो 1946 में, ठीक है ना, 1946 में खत्म कर दिया गया। ये कहानी हो गई तुम्हारा लीग ऑफ नेशन का। जब तक मैं ये कहानी नहीं सुनाऊंगी तो मैं यूनाइटेड नेशन का कहानी स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इसका लीग ऑफ नेशन का स्टोरी खत्म। अब मैं जो सुनाऊंगी ना वो आएगा तुम्हारा यूनाइटेड नेशन का कहानी, ठीक है। चलो आ जाओ। बोल रहा है कि अब ये खत्म हो गया, फिर बोला गया वर्ल्ड लीडर सब मिलते हैं, बात करते हैं कि भाई हम लोगों को फिर से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लाना पड़ेगा जो वर्ल्ड पीस को मेंटेन कर पाए, ठीक है ना। अभी मैं पढ़ाऊंगी क्या 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 जो तुम्हारा चार्टर था, क्या था जिसकी वजह से यूएनओ आया। पहले ये समझो, यूएन का चार्टर कब साइन हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूएन का चार्टर कब साइन हुआ। चार्टर कब साइन हुआ था? 26 जनवरी 1945। देख लो कितने कंट्रीज ने साइन किया था, 50 कंट्रीज ने। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में, यूएस में। क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूएन का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था। 15 कंट्रीज ने इसको क्या किया था, तुम्हारा 50 कंट्री जो है ना उन्होंने इसको साइन किया था, और 26 जून 1945 में इसका चार्टर साइन हुआ था। बट ये आया कब था? यूनाइटेड नेशन फाइनली एग्जिस्ट कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को 51 नेशन ने इसको रेटिफाई किया था। देख लो, रेटिफाई का मतलब अलग चीज होता है, साइन का मतलब अलग होता है। साइन का मतलब होता है कि अभी हम हामी भरे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जो मतलब मान लो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी, कोई ट्रीटी है तो उन्होंने क्या किया, कोई ट्रीटी को साइन कर दिया कि हाँ हम ये ट्रीटी करना चाहते हैं, तो ये भी साइन हुआ है। लेकिन जब उसको पार्लियामेंट में लाकर पास वास करवा दे तो वो रेटिफाई हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि साइन 50 कंट्रीज किया था, लेकिन इसको रेटिफाई कितना नेशन ने किया? 51 नेशन ने, ठीक है ना। देखो यूनाइटेड नेशन कब आया, ये एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, तुम देखना क्वेश्चन होगा। यूनाइटेड नेशन फाइनली कब अपने एग्जिस्टेंस में आया? 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? यूएन डे, यूएन डे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन वर्ड को क्वाइन किसने किया? यूनाइटेड नेशन वर्ड को यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट उन्होंने क्वाइन किया था। हम इस पेज में क्या क्या पढ़े हैं, एक बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। देखो, लीग ऑफ नेशन कब आई? 1920s में आई, और 1946 में खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद यूएन का चार्टर कब साइन हुआ?
यूएन का चार्टर जो है ये जून में 26 जून 1945 में साइन हुई। फाइनली यूएनओ अपने एग्जिस्ट में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 फाइनली आ गया। यूएनओ को क्वाइन किसने किया था? इसे क्वाइन किया था किसने? इसको क्वाइन किया था फ्रैंक डी रोजाबेल्ट। ये पेज क्लियर हो गया? अगर तुमसे पूछा जाए लीग ऑफ नेशन 1920, ठीक है, कब आया था? तो आफ्टर द वर्ल्ड वार 92, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है वो फेलियर हो गया था बिकॉज उसने वर्ल्ड वार 2 को नहीं रोका था। इस वजह से यूएन को स्टैब्लिश किया, यूएन का चार्टर आया। यूएन का चार्टर 26 जून 1945 में 50 कंट्रीज ने उसको साइन किया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है यूएन का चार्टर कहाँ साइन हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को यूएस में। कब आया? 24 अक्टूबर 1945। कितने नेशन ने रेटिफाई किया? 51 नेशन ने। कौन क्वाइन किया? तो यूएस के प्रेसिडेंट रोजावेल्ट ने। अब हम लोग कहानी पढ़ना है कि यूएनओ आई कैसे, ठीक है ना, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। ये भी हम लोग टॉपिक में है कि ओरिजिन कैसे हुआ, ये पढ़ना। देखो, सबसे पहले जब तुम्हारा लड़ाई चल रहा था, तुम्हारा वर्ल्ड वार 2 चल रहा था ना, वर्ल्ड वार 2, तो एक दिन क्या हुआ कि लंदन डिक्लेरेशन हुआ, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी बोलते हैं। ये 1945 में हुआ था। ये डीपली है, ठीक है ना, चूंकि बिकॉज तुम्हारा लिखा हुआ है कि ऑरिजिन भी पढ़ना, तो इस वजह से हमको डीपली में जाना पड़ रहा है थोड़ा। लंदन डिक्लेरेशन हुआ। लंदन डिक्लेरेशन में ये फर्स्ट फॉर्मल स्टेप था, यूएनओ को आने का ये पहला एक फॉर्मल स्टेप था। यहाँ पे क्या हुआ देखो, फर्स्ट फॉर्मल स्टेप टुवर्ड द एस्टैब्लिश द न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कोई न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना है तो इसके लिए एक पहला स्टेप लिया गया लंदन डिक्लेरेशन में, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ एसटी जेम्स पैलेस भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि साइन हुआ था लंदन में बाय रिप्रेजेंटेटिव, यूके के रिप्रेजेंटेटिव थे, कनाडा के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, न्यूजीलैंड के थे। देख लो यूएस नहीं है ना। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बात किया, डिस्कस किया कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाएगा ना, तो क्यों ना हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करें। तो सबों ने हामी भरा, हाँ 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 ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छा है। यूके ने भी बोला, तुम्हारा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भी बोला। इन्होंने बोला कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, वो प्लेज लेगा। प्लेज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मतलब एक तरह कसम खाना है ना, कि क्या किस चीज का प्लेज लेगा कि मैं पीस को स्टैब्लिश करूंगा, पीस के लिए काम करूंगा और सिक्योरिटी बना के रखूंगा पोस्ट वर्ल्ड वार 2, यानी आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये जो इंटरनेशनल, मतलब यहाँ पे देखो, जब यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड लंदन डिक्लेरेशन में बैठते तो बात करते कि क्यों ना हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करे, जिसका काम होगा कि वो पीस को स्टैब्लिश करे और सिक्योरिटी बना के रखे वर्ल्ड वार 2 के बाद। ये बोला गया। स्टार्टिंग यहाँ से बेस रखा गया, ठीक है ना, यूएन का बेस यहीं से रखा गया था, ये बेस रखा गया। अब उसके बाद मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं इसको बोलूँ। फिर ऐसे याद करें, लंदन डिक्लेरेशन कब का है? तो 1941 का पहला, यहीं से यूएनओ स्टार्ट हुआ था। अटलांटिक चार्टर उसके बाद 1941 में। अब यहाँ पे देखो, ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है, फ्रैंकलिन डी रोजाबेल्ट यूएसए बैठते हैं और यूके के वेस्टर्न चर्चिल बैठकर बातचीत करते हैं, ठीक है, अटलांटिक चार्टर में, वही यूएन से रिलेटिव, ठीक है ना, बात करते हैं। उसके बाद फिर एक डिक्लेरेशन हुआ, तो यहाँ पे 90, ये जब ये अटलांटिक चार्टर हुआ ना, उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन। इन्होंने बोला 1 जनवरी 1945 में, जिसमें 26 एलाइड नेशन ने साइन किया था, जिसमें ब्रिटिश भी था, है ना। उन्होंने बोला द फर्स्ट यूज ऑफ द टर्म, पहली बार यूनाइटेड नेशन वर्ड को यूज किया गया यहाँ पर, और इसको क्वाइन किया था रोजावेल्ट ने। इन्होंने बोला, सब कंट्री ने मिलकर बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1942 में, पहली बार यूनाइटेड नेशंस को कब क्वाइन किया गया? तो 1942 में क्या बोला गया कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करेंगे जिसका नाम होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करेगी, पीस को क्या करेगी, है ना, पीस को मेंटेन करेगी।
कंट्रीज प्लेज टू अपहोल्ड, अरे वही वाला बात लाए जो उन्होंने अटलांटिक चार्टर में बात किया ना, मतलब अटलांटिक चार्टर में भी इन्होंने यही बात किया था कि हम लोग प्लेज लेंगे सिक्योरिटी ये ला, ठीक है ना। अटलांटिक चार्टर आर नॉट टू मेक द रेसिप्रोकेट पीस एंड एक्सिस पावर, मतलब यहाँ पे तुमको ऐसे याद करना है कि पहले आया लंदन डिक्लेरेशन 1941 में, अटलांटिक चार्टर 1941 में भी आया, 41 में ही आया, और अब पहली बार यूनाइटेड नेशन को अनाउंसमेंट कब किया गया कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वो था 1 जनवरी 1942 को, है ना, अनाउंसमेंट किया गया। 26 कंट्री नेशन ने, 26 कंट्री ने मिलकर 26 एलाइड नेशन का मतलब क्या है, एक्सिस पावर हिटलर का था और एलाइड नेशन जो तुम्हारा था वो वेस्टर्न कंट्रीज का था, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा यूके यूएसए ये लोग थे, फ्रांस ये लोग थे, ठीक है ना, और एक्सिस और जर्मनी चल गया, जर्मनी जापान ये लोग चल गया। तो 26 कंट्री जो है ना वो बोलते हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड वार हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करेंगे, हो गया। उसके बाद होता है मैस्को डिक्लेरेशन 1943 में, यहाँ पे 4 कंट्री मिलके साइन करता है, देख लो कौन कौन, यूएसए है, यूके है, यूएसएसआर है, चाइना है, फ्रांस नहीं है। इन्होंने बोला कॉल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, वही बात बोल रहे हैं कि हम लोग एक पीस एंड सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करेंगे। मास्को डिक्लेरेशन में भी वही बात बोला, लंदन से स्टार्ट हो रहा, लंदन में बोला, अटलांटिक चार्टर में बोला, फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया, फिर मॉस्को डिक्लेरेशन में बोला, ठीक है। अब आता है तेहरान कॉन्फ्रेंस, तेहरान कॉन्फ्रेंस में 1943 में ही होता है, देखो अक्टूबर के बाद दिसंबर, 1 महीने के बाद फिर तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है। यहाँ पे रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन थे, ये लोग भी वही बात करते हैं कि अब हम लोगों को पीस के लिए पोस्ट वार मतलब वर्ल्ड वार 2 के बाद हम लोगों को इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन को एकदम स्टैब्लिश करना है तो करना है। डेट पूछेगा या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा, इतना डीपली नहीं पूछता, लेकिन चूंकि ऑरिजिन पूछा तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा, ये सब पूछ सकता, मैं बता रही हूँ क्या। डम्बटन ऑक, फिर डम्बटन ऑक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक लेना, ये कब हुआ, देखो डम्बटन ऑक कब हुआ, अगस्त अक्टूबर 1944 में। ये नेट में भी पूछा गया है कि पहली बार यूएन चार्टर को प्रपोज कहाँ किया गया, ठीक है ना, पहली बार यूएन चार्टर को प्रपोज डम्बटन ऑक में किया गया, ठीक है ना, पहली बार यूएन के जो चार्टर उसको प्रपोज कहाँ किया गया, डम्बटन ऑक, डम्बटन ऑक कब हुआ था, 1944 में। फिर होता है यल्टा कॉन्फ्रेंस, यल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया था, यल्टा 1945 में हुआ था, यहाँ पे बोला गया किसे किसे वीटो पावर दिया जाएगा, कितना कौन परमानेंट मेंबर कंट्री होगा, किसके पास सिक्योरिटी काउंसिल का पावर होगा, ये सब बात किया गया। सैन फ्रांसिस्को, अभी मैं ऊपर पढ़ाई कि यहाँ पर तुम्हारे यूएन चार्टर को एडॉप्ट किया गया, साइन किया गया, प्रपोज किया गया था डम्बटन ऑक में। क्वेश्चन अगर पूछे कि यूएन चार्टर को प्रपोज कहाँ किया गया था, तो डम्बटन ऑक 1945 में, लेकिन उसको साइन, यूएन के चार्टर को साइन कहाँ किया गया था या एडॉप्ट कहाँ किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस अप्रैल से जून 1945 50 नेशन ने इसको क्या किया था, साइन किया था, और ये एडॉप्ट किया गया था यूएन चार्टर को यहीं पर, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में। फिर यूनाइटेड नेशन वाज ऑफिशियली स्टैब्लिश, उसके बाद यूनाइटेड नेशन को ऑफिशियली स्टैब्लिश कर दिया गया 24 अक्टूबर 1945, और आज हम लोग यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। मैं एक बार तुमको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर तुमसे पूछे कि प्रपोज कहाँ किया गया था, पीआरओ प्रपोज कहाँ किया गया था यूएन का चार्टर को, नहीं, प्रपोज आ जाएगा डम्बटन ऑक, डम्बटन ऑक। अगर पूछे तुम्हारा, देखो डम्बटन ऑक नेट में एक बार पूछा गया है कि प्रपोज कहाँ किया गया था, तो डम्बटन ऑक, लेकिन साइन कहाँ किया गया, अगर पूछे साइन या एडॉप्ट, साइन या एडॉप्ट पूछे कहाँ किया, ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता, सैन फ्रांसिस्को से पूछता, अदर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से। लेकिन अगर पूछे कि प्रपोज कहाँ किया गया, पहली बार यूएन चार्टर को लाया कहाँ गया, तो वो हो जाएगा डम्बटन ऑक, ठीक है ना, डम्बटन ऑक हो जाएगा। लेकिन जब पूछे कि साइन और अडॉप्ट कहाँ किया गया था यूएन के चार्टर को, है ना, यूएन को, यूनाइटेड नेशन के चार्टर को, तो वो हो जाएगा तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर ही साइन किया गया, यहाँ पे भी फाइनलाइज किया गया, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को। कब हुआ था, तो 1945 में। यूएन कब आया था, तो 24 अक्टूबर 1945, प्रीवियस क्वेश्चन है तुम लोग का, तुम देख लेना, ठीक है। यूएन डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ये हो गया, ये तुम्हारा एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, इसका ओरिजिन का तरीका, क्या क्या ओरिजिन था पूरा, मैं तुमको कहानी बता दी वर्ल्ड वार तुम्हारा इससे, लीग ऑफ नेशन से, कि लीग ऑफ नेशन आया, लीग ऑफ नेशन का डेट बताओ तो कब आया, 1920, हटा कब, 1946 में, बिल्कुल।
देखो उसके बाद अगर तुमसे एग्जाम में पूछे ना तुम्हारा, देखो ये सब तो उतना नहीं पूछता, लेकिन देखो पूछा है ऑरिजिन तो मैं बता दे रही हूँ। लंदन डिक्लेरेशन पहले आया, लंदन में हुआ था। अटलांटिक, अटलांटिक उसके बाद हुआ। फिर 1940 में यूएन का ये उतना नहीं पूछेगा। यहाँ ये पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस को कौन क्वाइन किया था, तो रोजाबेल्ट, तो मैं ऊपर भी पढ़ा दी रोजाबेल्ट। मास्को डिक्लेरेशन 1943 में हुआ था, है ना। तेहरान हुआ था 1943 में, 1943 में तेहरान हुआ था। डम्बटन, यल्टा और सैन फ्रांसिस्को ये आसपास का। देखो डम्बटन में तुम्हारा प्रपोज किया गया था यूएन के चार्टर को, ड्राफ्ट को। ऐसे ही पूछ सकता है यूएन के ड्राफ्ट को पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो तुम्हारा डम्बटन हो जाएगा। यल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या बात किया गया था, किसे किसे वीटो पावर दिया जाएगा, कौन कौन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होंगे, ये सब बात किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में तुम्हारा फाइनल कर दिया गया था, एडॉप्ट किया गया था क्या, यूएन चार्टर। यूएन चार्टर को एडॉप्ट किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। यूएन कब आई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में यूएन आ गई थी। फंक्शन पूछा तुम्हारा, यूनाइटेड नेशन का फंक्शन क्या है। यूनाइटेड नेशन का फंक्शन है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पहला काम क्या है, चलो मैं यहाँ बता रही हूँ। यूएन का पहला काम हो गया पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ओके। दूसरा, प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। किस चीज को प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स को, ओके। फॉस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को के लिए आगे सोचना कि कैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। प्रिंसिपल लाना कि सोशल डेवलपमेंट को क्या क्या करेगी सोशल एंड जो मेंबर कंट्रीज है, यूएन की जितनी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना। क्या लाना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा क्या बोला, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड। अब मैं बता रही हूँ प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब क्या है। जैसे अभी फिलिस्तीन में तुम्हारा चल रहा है लड़ाई, ठीक है ना, वहां का हालत कितना खराब है। हालांकि यूएनओ अभी नहीं हेल्प कर रही है, लेकिन पहले जब भी होता था तुम्हारा इजराइल के साथ, तो यूएनओ क्या करती थी, यूएनओ जो है ना, वहां पे बहुत सारा यूएनओ का स्कूल है, यूएनओ का अस्पताल है सब, तो वो हो गया तुम्हारा ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन हेड एड। मतलब तुम वहां पे इंसानियत के नाते तुमको वहां पे हेल्प पहुंचाना होगा। तो अभी तो तुम्हारा इजराइल फिलिस्तीन पूरा खत्म हो गया, लेकिन खत्म होने से पहले वहां पे जो भी अस्पताल हुआ करते थे, जो भी स्कूल हुआ करते थे, कॉलेज हुआ करते थे, ये पता किसका था, ये यूएनओ का था। यूएनओ ने यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रखा था, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में अगर ऐसा होता है कि वो कंट्री बहुत ही स्ट्रगलिंग से गुजर रही है, बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम है, तो यूएनओ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोवाइड करें, ठीक है। अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसको आप अपहोल्ड करके रखें। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड एडिशन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको प्रिंसिपल बनाना होगा, है ना, जैसे पेरिस एग्रीमेंट आया, ठीक ना। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या प्लेस लेना है, क्या क्या करना, वो सब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूएनए का काम है। यूएनओ का जो आर्टिकल 1 है, यूएनए का आर्टिकल 1 में यूएनए के गोल्स, पर्पस बोलो, यूएनओ का पर्पस बोलो, पीयूआर पर्पस बोलो, या गोल बोलो, या ऑब्जेक्टिव्स बोलो, या एम बोलो, सबका मतलब एक ही होगा। आर्टिकल 1 में यूएनओ का पर्पस लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 1 में यूएनओ का गोल लिखा हुआ है। 4 गोल पढ़ेंगे, 4 गोल रट लेना, चारों गोल को, ठीक है ना। मेंटेन करना है भाई, देखो पीस, ये जो है ना, ये डब, ये बड है, बड, इसको डब बोला जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका सैम्बल मतलब पीस, डब का मतलब ही होता है पीस, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना भाई, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड में आपको मेंटेन करके रखना है पीस एंड सिक्योरिटी। पहला तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हम रटेंगे हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंटेन करना है क्या भाई, पीस सिक्योरिटी, पहला गोल, ये ऑब्जेक्टिव। दूसरा, डेवलपिंग फ्रेंड रिलेशन एमंग नेशन, यूएन की जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना,
उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना, ये यूएन का गोल है। मान लो यूएन में 193 कंट्रीज मेंबर है ना, तो इन सारे मेंबर कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशन रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूएनओ की। अचीविंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। मान लो कि जो यूएन के मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उन कंट्रीज के बीच में कोई लड़ाई हो रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यूएसए और रशिया, ये क्या है? यूएनओ का मेंबर कंट्रीज है। इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो यूएन का एम या ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलता है कि इनके बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को हम कॉपरेशन के थ्रू सॉल्व कराएंगे। अचीविंग इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम। अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सबसे पहले उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग बोलेंगे कॉपरेशन। कॉपरेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा कि अगर कोई दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो कैसे सॉल्व कराएंगे? कॉपरेशन के थ्रू। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? बीइंग ए सेंट्रल टू यूनिटी नेशन अचीव द शेयर एंड गोल। बीइंग ए सेंट्रल यूनिटी, देखो ठीक है, नेशन अचीविंग शेयर एंड गोल। मान लो कि कोई गोल अचीव करना है, ठीक है, कोई गोल अचीव करना है, तो यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना, सबको शेयर किया जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे ये बात बोल रहा कि कोई भी एक कोई कंट्री है, ठीक है ना, यूएन की, और उसको कोई, मैं कोविड का एग्जांपल दे रही हूँ, चलो आ जाओ। कोविड का मेडिसिन बना, इंडिया ने बनाया, तो इंडिया क्या करेगी? वो सबको शेयर करेगी, शेयर ए गोल, सबको शेयर करेगी। भले पैसा लेगी अलग बात है, वो सबको शेयर करेगी। यूके जितने भी यूएन के मेंबर कंट्रीज है ना, सबको शेयर करना पड़ेगा। बीइंग ए सेंट्रल यूनिटिंग नेशन इन अचीविंग शेयर ए गोल। तो कोविड के दवा इंडिया में बना, तो इंडिया ने क्या किया? सबको शेयर किया। ये यूएन का फोर गोल है। पहला क्या है? मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। नेशन के बीच में जितने भी यूएन के नेशन हैं, जितने भी यूएस के यूएनओ के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना। इंटरनेशनल अगर कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग कॉपरेशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा कि अचीविंग शेयर गोल। अगर कोई कंट्री कोई गोल को अचीव करता है तो उस गोल को वो सभी को शेयर करना पड़ेगा। बीइंग ए सेंट्रल टू यूनिटी, क्योंकि आप इस यूनिटी के पार्ट हैं, आप यूएनओ के पार्ट हैं, तो आप अगर कोई गोल को अचीव करते हैं तो उसको आपको शेयर करना पड़ेगा यूएन के मेंबर कंट्रीज के साथ। ये 40 का ऑब्जेक्टिव्स है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं बता दे रही हूँ। देखो, फंक्शन मांगा, अगर मान लो कि तुम अभी क्या देखी, जितना भी फंक्शन था पॉजिटिव फंक्शन था, सब पॉजिटिव बोला है ना। मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोले इसमें से कौन सा यूएनओ का फंक्शन है, तुम कंफ्यूज हो गई। जो नेगेटिव होगा ना फंक्शन, अगर एक मांगेगा कि कौन पॉजिटिव एक फंक्शन है, तो तुम देखना जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो यूएनओ का हो गया, बाकी जो नेगेटिव है वो नहीं होगा। फिर 4 ऑप्शन, अगर मान लिया तुमसे कोई नेगेटिव आंसर मांगा कि इसमें से कौन सा यूएनओ का फंक्शन नहीं है, तो देखना जो नेगेटिव सेंटेंस है वो यूएनओ का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यूएन का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, सारा फंक्शन पॉजिटिव बात बोल रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव से अगर पूछेगा कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव है, तो याद रख लो, पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंड, पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंड, कॉपरेशन और गोल अचीविंग, है ना, शेयर ए गोल। चलो मैं एक बार शॉर्टकट में लिखती हूँ यहाँ पर। पहला गोल क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा गोल क्या है? फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन। एमंग ए नेशन, नेशन के बीच में, ओके। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कॉपरेशन के थ्रू, ओके। उसके बाद अगर आप कोई गोल को अचीव करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा?
शेयर करना पड़ेगा गोल को, शेयर ए गोल, गोल्स। ये हो गया तुम्हारा 4 ऑब्जेक्टिव्स। यूएनओ के 6 ऑर्गन है, यूएन के कितने ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है, ठीक है। एक का नाम है उंगा बोलते हैं हम लोग, इसको फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेड, इकोनॉमिक एंड यूनाइटेड नेशंस, इसको बोलेंगे इकोसॉप बोलते हैं एक्चुअल में, इकोसॉप, हाँ। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये उतना रेलेवेंट नहीं है और ये तुम्हारा टॉपिक में है भी नहीं। देखो क्या बोला तुम्हारा टॉपिक में पढ़ने, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट का रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सिक्योरिटी जनरल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूकोसॉप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, स्पेशलाइजेशन एजेंसी। लेकिन सीक्रेट ये ट्रस्टीशिप के बारे में नहीं बोला गया क्योंकि ट्रस्टीशिप आज की डेट में इतना रेलिवेंस नहीं है। एक एक करके पढ़ते हम लोग, आ जाओ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हम लोग उंगा बोलते हैं शॉर्टकट में। अच्छे, यूएनओ में टोटल 193 मेंबर कंट्रीज है। तो ये जो 193 मेंबर कंट्रीज है ना, वो किसके मेंबर है? उंगा के मेंबर है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूएन के सारे मेंबर है, कंपोज ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूएन जनरल असेंबली के मेंबर कंट्रीज कितना है, तो यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज वो किसके मेंबर है? उंगा के मेंबर है, ठीक है ना। और हर एक कंट्रीज यानी 193 कंट्रीज के बाद एक एक वोटो है, एक एक वोटो पावर, वोट पावर सॉरी, एक एक वोट पावर है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रेगुलर सेशन होता है एनुअली फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। देख लो इसका मीटिंग कब होता है, मीटिंग कब होता है। ये नेट का क्वेश्चन है, पूछा गया था नेट में कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग कब होता है? हर साल सितंबर से दिसंबर के महीने में, ओके। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, देख लो यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है ना। स्पेशल सेशन कैन बी कन्वेंस देयर रिक्वेस्ट, अगर स्पेशल सेशन होगा तो रिक्वेस्ट कर लो, वो ये छोड़ दो, ये उतना रेलिवेंस, वो इसको डिलीट नहीं की ना। चलो मैं बता ही देती हूँ जो ये कहा बोल रहा है। मैं क्या बोली कि इसका सेशन कैसे होता है, हर साल एनुअली होगा, कब? सितंबर और दिसंबर तक का होता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल सेशन बुलाना हो, ठीक है, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल को रिक्वेस्ट करना होगा, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट को राजी करना होगा बाय द सेक्रेटरी जनरल के थ्रू, तब जाके स्पेशल सेशन, मतलब वार चल रहा और जल्दी से एकदम उंगा को लाना ही है क्योंकि उंगा में डिस्कस होगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई इमरजेंसी स्पेशल सेशन है तो कैन बी कॉल द 24 आवर्स के अंदर बुलाया जाता है। कोई इंटरनेशनल क्राइसिस हो रहा है ना, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है, तो एकदम 24 घंटा के अंदर भी तुम्हारा उंगा आ सकता है, ठीक ना। और उंगा में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है तुम्हारा? 193 मेंबर कंट्रीज है। इसका काम देखेंगे क्या है, मैंडेट ऑफ उंगा टू डिस्कस, डिबेट, make a recommendation, subjection pertaining international peace and security include the deployment, disarmament, human rights, international law, peaceful arbitrations, dispute between nation। देखो क्या बोल रहा है ये ना, डिस्कस, सिर्फ डिस्कस करता, देख लो और कुछ नहीं। डिबेट करेगा, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट का रिकमेंडेशन कर सकता है, पीस के बारे में सिर्फ बात करेगा, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देगा, सिर्फ बात डिस्कस कर सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकता है, डिसआर्मामेंट के बारे में बात कर सकता है, ह्यूमन राइट के बारे में बात कर सकता है, इंटरनेशनल लॉ के बारे में, पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकता है। लेकिन इसका मेन काम क्या है, देखो उंगा ऑल्सो कंसिडर द रिपोर्ट फ्रॉम द अदर यूएन बॉडीज, इट ऑल्सो अप्रूवल द यूएन बजट। आ जाओ, अगर यूएन के जैसे भी हम स्पेशलाइज बॉडी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो यूएन की जो अदर बॉडीज है ना, बोला कि वो अगर कुछ काम करेगी, ठीक है ना, यूएन के जो अदर बॉडीज, मान लो आईएमएफ है, आईएमएफ यूएन का बॉडीज है, स्पेशलाइज बॉडीज है, इसको कोई काम करने से, कोई पैसा अप्रूवल कराना हो, कोई भी बजट से रिलेटेड, वो कौन करेगा? उंगा। इट इज ए अप्रूवल द यूएन बजट, यूएन का जो भी बजट होगा, मान लो कि कोई बॉडीज को कोई काम करना है, यूएन की कोई दूसरी बॉडीज को कोई काम करना है,
कोई रिपोर्ट से रिलेटिव, है ना, ये सब उंगा देखेगा। यूएन के दूसरी बॉडीज, यूएन की जो दूसरी बॉडीज है उसकी जो भी रिपोर्ट होगी या यूएन का जो भी बजट है वो अप्रूवल कौन करेगा? उंगा। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ, तो उसे पढ़ लेना, मैं बता रही थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपॉइंट करती है किसको? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे ना सिक्योरेटेड वाला, वहां जैसे अभी तुम्हारा एंटोनियो गुटेरेस जो है ना वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल है। नेट में बहुत क्वेश्चन पूछा है कि अभी करंट, या हर एग्जाम में पूछता है कि यूनाइटेड नेशन की करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूनाइटेड नेशन के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तुम्हारा एंटोनियो गुटेरेस, अभी मैं पढ़ाऊंगी। इसको अपॉइंट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी काउंसिल को अपॉइंट कौन करता है? उंगा। लेकिन एक चीज देखो, रिकमेंडेशन कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये बिल्कुल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला पावर है। देख लो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन करता है तो मिनिस्टर को चूज करता है, उसी तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना जिसमें 15 मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या करेगी? काउंसिल 50 नहीं आया है, ये रिकमेंडेशन करेगी। ठीक है, ये रिकमेंडेशन करेगी किसको आपको बनाना है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है ना, अब ये जिसको रिकमेंडेशन करेगी ना उसी को उंगा अपॉइंट करेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपॉइंट कौन करता है, तो तुम्हारा उंगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। लेकिन रिकमेंडेशन कौन करता है? किसके रिकमेंडेशन के बेस पर तुमको अपॉइंट करता है? वो है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात याद रखना, रिकमेंडेशन करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बट अपॉइंट करता है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल को तुम्हारा उंगा। ठीक है ना, उंगा इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और मेंबर ऑफ द इकोसॉक। और मैं इसका मतलब बता रही हूँ, काम क्यों नहीं कर रहा भाई? तुमको ना ये वाला जो ये 1 2 3 ये पढ़ना ही है हर हाल में। ठीक है, और मैं बता रही हूँ ऐसे आगे भी आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा कि जैसे ये क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म मैं लिख रही हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं यूएनएससी। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर है 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 मेंबर तो परमानेंट होते हैं, 5 मेंबर परमानेंट होते हैं। जब से यूएनओ बना तब से है ये लोग। ठीक है, 5 मेंबर। जो 10 मेंबर है ना वो नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन, हर 2 साल के बाद हट जाते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये लोग हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और हर 2 साल बाद आते हैं। लेकिन इनको इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको लाता कौन है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उंगा इलेक्ट करते हैं। किसको? नॉन परमानेंट मेंबर को। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना उसको इलेक्ट कौन करता है? उंगा करता है। ठीक है, और इकोसिप के मेंबर को भी इलेक्ट कौन करता है? तो उंगा करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अलोंग विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देख लो यहाँ पे उंगा और प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इलेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा है। तुम 3 चीज याद रखो, एक तो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल, दूसरा नॉन परमानेंट मेंबर, और तीसरा इकोसॉक के मेंबर। रिकमेंडेशन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अपॉइंट कौन करता है? इलेक्ट कौन करता है? उंगा। हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज को इलेक्ट करने की बारी आती है तो यहाँ पर दोनों मिलकर करते हैं, है ना। देख लो
यहाँ पे दोनों मिलकर करते हैं। एक बार मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ उंगा का काम। उंगा का काम क्या है? पहला काम है तुम्हारा, ये क्या करता है? सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। हाँ देखो यहाँ पे तो अभी मैं यहाँ पे तुमको बताई हूँ, लेकिन मैं दिखा भी देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना। ओहो पर चलो, उंगा का काम क्या क्या है भाई, ये देखना है हम लोग को है ना। ये क्या करता है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करता है, यूएन के सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करता है ना, सिक्योरिटी जनरल को। बट रिकमेंडेशन किसका होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, इलेक्ट किसको किसको करता है? इलेक्ट किसको किसको करता है तुम्हारा? ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर को, नॉन परमानेंट मेंबर और इकोसॉक के, इकोनॉमिक सोशल, इकोसॉक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल है ना, इकोसॉक के मेंबर को, और नॉन परमानेंट में नॉन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर और इकोसेप के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? उंगा। लेकिन साथ मिलके फिर किसको इलेक्ट करता है? यूएनओ, उंगा प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये लोग दोनों मिलकर क्या करते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज को अपॉइंट करते हैं। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज को अपॉइंट करते हैं। देखो ये वाला चार्ट समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ, ये चार्ट समझ में आया क्या? उंगा के बारे में यही पढ़ना था, ठीक है ना। उंगा का जो चेयरमैन है ना, वो प्रेसिडेंट चेंज एनुअली, हर साल चेंज होते हैं। द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय उंगा, प्रेसिडेंट को उंगा इलेक्ट करते हैं। करंटली जो उसके प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद इसके करंट प्रेसिडेंट है उंगा के। ठीक है, खत्म हो गया तुम्हारा ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बोला जा रहा है, बहुत अच्छा ये है, वही बात बोलेगा, ज्यादा भारी नहीं है, हमें बता देती। चलो देखो, बोला सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? पूरा नाम पता है ना, यूनाइटेड नेशन, हाँ सिक्योरिटी काउंसिल, पूरा नाम ये है। आ जाओ, देखो क्या बोला इसमें, कंपोजिशन में बोल रहा है कि टोटल मेंबर कितने? 15, 15 मेंबर है टोटल। टोटल मेंबर कितने है? तो 15 है। टोटल मेंबर कितने? 15। लेकिन इन 15 को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें 5 है तुम्हारा परमानेंट मेंबर, ठीक है, परमानेंट, जिसमें 10 है तुम्हारा नॉन परमानेंट। ठीक है, 5 मेंबर कौन कौन है? यूएसए है, यूके है, रशिया है, चाइना एंड फ्रांस है। इनके पास वीटो पावर है, देख लो इन 5 कंट्रीज के पास क्या है? वीटो पावर, जिसको बोला जाता है वीटो पावर। ये जो 5 नेशन है ना, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, इनके पास क्या है? तुम्हारा वीटो पावर। ठीक है, आ जाओ, ये जो 10 मेंबर कंट्रीज है ना, ये नॉन परमानेंट, ये नॉन परमानेंट इलेक्ट होते हैं, ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 साल के लिए सिर्फ इलेक्ट होते हैं, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? सिर्फ 2 साल के लिए। ठीक है ना। द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रूट मंथली अल्फाबेटली और एमंग 50 नेशन, जैसे इसमें 50 नेशन है, ठीक है ना, तो इसका प्रेसिडेंट कैसे बनता है?
इसका नेशंस के हिसाब से कि पहले कौन अल्फाबेट आएगा पहले, ठीक है ना, पहले कौन आया अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन आया, इस तरह से इसके मेंबर का प्रेसिडेंट, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट बनते हैं ना, वो तुम्हारा बोल रहा है कि रूटेड बनते हैं, मंथली रूट चेंज होते रहता है अल्फाबेटिकली तरीका से। पहले ए बी सी डी, तो पहले किसका नाम से आएगा वो बनेगा, ऐसे करके ये बनेगा, ठीक है ना। सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखो यूएन को तो बोल दिया गया आपको पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है, लेकिन ये काम कौन करेगा, यूएन का कौन सा बॉडी करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल। पावर पूरा इसी लोगों के पास, ये जो 5 नेशन है ना, यूएन का सारा पावर इन्हीं के पास है, ठीक है। यही लोग तो पीस और सिक्योरिटी को मेंशन करेंगे, यही लोगों के पास तो ऑथोराइज है कि मिलिट्री एक्शन करे, सैंक्शन लगाए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सैंक्शन कौन लगाता है, सैंक्शन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लगाती है, ठीक है। सैंक्शन इम्पोज कौन करता है, अगर किसी भी कंट्री में सैंक्शन लगाना हो, इम्पोज लगाना हो, तो ये कौन लगाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मिलिट्री एक्शन करना, मान लो कि तुमको यूएन का मिलिट्री, जैसे कि तुम लीबिया में बहुत बार तुम्हारा लड़ाई हुआ था, है ना, तो मिलिट्री इंटरवेंशन भेजा गया था, तो ये डिसीजन किसका होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, ठीक है ना। रिकमेंडेड न्यू मेंबर अपॉन द सेक्रेटरी जनरल, अगर सेक्रेटरी जनरल, वही अभी तो बताया ना नीचे कि अगर सेक्रेटरी जनरल बनना है तो इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट तो करता होगा, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करता है, तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, पीस कीपिंग ऑपरेशन कौन चलाता है, यूएन का पीस कीपिंग ऑपरेशन। अभी जैसे तुम्हारा इसराइल के साथ हो रहा, तो इसराइल में मैं क्या बोली कि इसराइल में कॉलेज था यूएनओ का, स्कूल था यूएनओ का, अस्पताल था यूएनओ का, तो ये सब कौन जाके किया था, ये पीस कीपिंग ऑपरेशन कौन करता है जाके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करती है, ठीक है। यहाँ वोटिंग सिस्टम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ वोटिंग सिस्टम क्या, वीटो पावर किसके पास है बताओ पहले मुझे, वीटो पावर किसके पास है, 5 नेशन के पास वीटो पावर है, बस 5 के पास, जो 5 परमानेंट है उनके पास वीटो पावर है। लेकिन वोट देने का पावर तो सबको है भाई, ईच मेंबर जो 15 मेंबर सबको, बोला कोई डिसीजन आया, कोई रिजोल्यूशन आया, ठीक है ना, पास होने के लिए, तो मिनिमम बोला 15 में से अगर 9 मेंबर बोल दिया किसी बात पे, चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, चलो मैं बता रही हूँ। तुम इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्टार्टिंग से पढ़ी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ाई तुम लोगों को ये वाली स्टोरी सुनाई हूँ। क्या हुआ था कि 1945 में 48 में इंडिया में कश्मीर इशू हुआ था, ठीक है, कश्मीर इशू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो जाते हैं यूएनओ कि आप मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, यूएनओ में जाते हैं, ठीक है। उनको लगा था यूके उनका साथ देगा, उनका साथ कोई नहीं दिया, सब मेजोरिटी में चला गया, ठीक है, सब चला गया तुम्हारा पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। तो अब तो इंडिया को सजा मिलेगा, क्यों भाई, सैंक्शन वगैरह लगेगा, क्योंकि देखो हार रहा है पाकिस्तान, वोट पाकिस्तान को मिला था, इंडिया को नहीं, वोट किसको मिला था, इंडिया को भी नहीं मिला था, पाकिस्तान को, सब पाकिस्तान के सपोर्ट में, कश्मीर इशू में सब पाकिस्तान को सपोर्ट किए, इंडिया को नहीं सपोर्ट किए, किसी ने न्यूट्रल रहा, किसी ने इंडिया को सपोर्ट किया, इस तरह से हुआ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तो आ गया कि सजा किसको मिलेगा, इंडिया को, है ना। अब सैंक्शन इंडिया पे लगेगा, इंडिया पे जो भी होगा इंडिया पे होगा, है ना। लेकिन अब ये जो मेजोरिटी जो डिसीजन दिया है ना, इसको एक आदमी काट सकता है, कौन, जो 5 मेंबर कंट्रीज है ना उनके पास वीटो पावर है, ठीक है ना, 5 में से कोई भी एक अपना वीटो पावर यूज करके वो उस डिसीजन को काट सकता है। तब यहाँ पे इंडिया को सजा मिलने वाला था, जब इंडिया के अगेंस्ट सब हो गए थे और पाकिस्तान के सपोर्ट में सब चला गया था, मेजोरिटी डिसीजन वोट किसको मिला था, पाकिस्तान को। तो तो अब तो इंडिया के अगेंस्ट होता सब, जो भी सुनवाई होता। तो यहाँ पे रशिया ने क्या किया, उस टाइम यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने क्या किया, वीटो पावर यूज किया, और जो मेजोरिटी का डिसीजन था ना उसको काट दिया, बोला आपका डिसीजन चाहे मेजोरिटी में आए, वो डिसीजन कब वैलिड होगा, जब कोई वैलिड, जब जो 5 नेशन है ना वो वीटो पावर नहीं यूज करेगा तब। बोला अगर 15 मेंबर में वोट होगा, फिर से मैं एग्जांपल देना रही हूँ, चलो 15 मेंबर कंट्रीज में वोट हो रहा, 15 मेंबर कंट्रीज में वोट हो रहा, ठीक है ना, वोट हुआ, वोटिंग आया 9, ठीक है ना, और जो उधर गया तो तुम्हारा बचा 6, यानी एक एग्जांपल दे रही हूँ, पाकिस्तान को मिला 9 और इंडिया को मिला 6, ठीक है। कश्मीरी इशू में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रसिया ने पहला बार कब वीटो पावर यूज किया था इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो अब तो इंडिया को सैंक्शन लगता है, इंडिया पे ये होता, तो ये तो डिसीजन आ गया, लेकिन ये डिसीजन को कोई काट सकता है, कौन काट सकता है,
बोला कि नो, ये डिसीजन कब डिसीजन होगा, जब कोई भी परमानेंट मेंबर वीटो पावर को यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई यूज किया, ए वीटो बाय एनी परमानेंट मेंबर ब्लॉक द रिजोल्यूशन। यूएसएसआर ने उस टाइम इंडिया को बचाने के लिए वीटो पावर को यूज किया, डिसीजन हो गया कट्टम कुट्टे, डिसीजन खराब, गलत। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे मेन पावर जो है ना वो वीटो का है, वीटो का। अगर वीटो पावर कुछ नहीं बोलता तब इंडिया के साथ कुछ होना था, लेकिन नहीं, यूएसएसआर ने क्या किया था, वीटो पावर यूज कर लिया था इंडिया के लिए। बोले कि मैक्सिमम 9 वोट मिलना चाहिए कोई भी रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए। अगर कोई भी परमानेंट मेंबर वोट नहीं यूज करेगा तब वो रिजोल्यूशन आगे जाएगा। लेकिन अगर कोई ए वोट एनी परमानेंट मेंबर ब्लॉक द रिजोल्यूशन, ए परमानेंट मेंबर मे abstain from the voting does not count as a veto, 9 voter are still required for the resolution to pass। इसको ना अपना रिजोल्यूशन पास करवाने के लिए 9 वोट तो मिल गया, 15 में से 9 वोट मिला, लेकिन वो वोट कब वैलिड होगा, जब कोई भी परमानेंट मेंबर अपना वीटो पावर उस पर यूज नहीं कर रहा। अगर यूज कर लिया, बोला कि नहीं सर इस डिसीजन को खत्म किया जाए, तब आपका डिसीजन कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। इनका काम क्या क्या है, देखो इनका काम अच्छे से समझो। पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका काम है, जबकि वो उनका सिर्फ डिस्कस कर सकता है पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, मेंटेन करना उसका काम नहीं है। मिलिट्री एक्शन करना, किसी कंट्री में मिलिट्री को भेजना, इंडिया पीस कीपिंग यूएनओ पीस कीपिंग फोर्स भेजता है ना अपना, यूएनओ का मिलिट्री, यूएनओ को जो पीस कीपिंग फोर्स है उसका हेलमेट ब्लू कलर का होता है, भेजना रहता है तो ब्लू कलर का हेलमेट लगा के भेज देता है। तो वो डिसीजन कौन लेता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि इसमें 5 मेंबर है जो कि परमानेंट है। सैंक्शन कौन इंपोज करता है, यही लोग 5 में से कोई भी कर सकता है। न्यू मेंबर के रिकमेंडेशन सेक्रेटरी जनरल के लिए कौन करता है, यही। पीस कीपिंग ऑपरेशन कौन चलाता है, यही सिक्योरिटी काउंसिल। वोट का सिस्टम क्या है, हर के बाद एक वोट है, वोट तो सबके पास है 15 में से, लेकिन वीटो 5 के पास है, वीटो पावर सिर्फ 5 के पास है। आपका डिसीजन अगर लेना है, कोई रिजोल्यूशन पास कराना है, मैक्सिमम आपको 9 मिला, मिनिमम 9 मिला वोट में, तो ये आपका परमानेंट मेंबर अगर नहीं यूज किया तब ये वैलिड होगा। अगर परमानेंट मेंबर यूज किया वीटो, बोलेगा ये डिसीजन को खत्म कीजिए, खत्म हो जाएगा तुम्हारा डिसीजन, जो भी पास हुआ ना मेजोरिटी की बेस पे, वीटो पावर के सामने किसी का नहीं चलेगा, बस ये बोल रहा। न्यू मेंबर बनना है, ये देख लो, न्यू मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। अभी मैं ऊपर भी पढ़ाई थी कि अगर किसी को नहीं, ऊपर नहीं पढ़ाई थी सॉरी, अगर किसी को यूएनओ का मेंबर बनना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, स्टेट सबमिट एन एप्लीकेशन, सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा, किसको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। देख लो सिक्योरिटी जनरल यानी अभी का सिक्योरिटी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है ना, वो अभी तुम्हारे सिक्योरिटी जनरल है। सिक्योरिटी जनरल को क्या करेगा, तुमको एप्लीकेशन सबमिट करेगा, ठीक है ना। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, उसके पास जाएगा, वो देखेगा, वो रिकमेंडेशन करेगा। रुको मैं एक स्टोरी यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जिसको यूएनओ का मेंबर बनना है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखो भाई, एप्लीकेशन लिख के किसको देना पड़ेगा, सिक्योरिटी काउंसिल को। फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये कहाँ जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल, सॉरी मैं ऊपर सिक्योरिटी जनरल, सिक्योरिटी जनरल अलग है, सिक्योरिटी काउंसिल अलग है, ठीक ना। सिक्योरिटी काउंसिल जनरल, अभी सिक्योरिटी जनरल में बता दूंगी क्या है, ठीक है ना। सिक्योरिटी जनरल को जमा किया, ये भी यूएन का एक ऑर्गन है, उसी का जो मेंबर होगा ना वही। फिर ये जो ये एप्लीकेशन सबसे पहले दिया, एप्लीकेशन कहाँ आया, सिक्योरिटी जनरल के पास। सिक्योरिटी जनरल ने किसको दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दिया। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा, रिकमेंडेशन करेगा, किसको, उंगा को, ठीक है। रिकमेंडेशन एडमिशन रिकमेंडेशन, देखो ये नया मेंबर बनना चाह रहा है, इसको तुम अपॉइंट कर दो। अब उंगा क्या करेगा, उंगा उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करवाएगा, मेंबर कंट्रीज के बीच में। उंगा क्या कराएगा, 2/3 मेजोरिटी से पास करवाएगा। यूएन के जो मेंबर कंट्रीज है ना, 193 मेंबर कंट्रीज है, उनके बीच में ये आदमी बनना चाह रहा, कौन कौन वोट देना चाहता है, कौन कौन चाह रहा है कि हाँ उसको मेंबरशिप मिल जाए, कौन कौन चाह रहा, तो बोलेगा 2/3 अगर उसको वोट मिल गया, जो आदमी बनना चाह रहा है ना, तो अगर उसको मिल गया, जो कंट्री बनना चाह रहा है उसको मिल गया, तो वो मेंबर बन गया, वो यूएन का मेंबर बन गया।
ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, न्यू मेंबर बनने के लिए रिकमेंडेशन कौन करता है? तो तुम्हारा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। रिजोल्यूशन पास कौन कराता है? उनका। कितना मेजोरिटी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एप्लीकेशन कहाँ सबमिट किया जाता है न्यू मेंबर बनने के लिए? सिक्योरिटी जनरल के पास, सिक्योरिटी जनरल के पास। अब इंडिया और सिक्योरिटी काउंसिल का ये क्या है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखो, एक ऑर्गन का नाम है उंगा, दूसरा का नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनका काम है इकोसॉफ, ठीक है, इकोसॉफ नॉन परमानेंट मेंबर उनको अपॉइंटमेंट करना और इलेक्ट करना किसको, सॉरी हाँ हाँ ये करना, सॉरी हाँ ठीक ठीक, तो मैं ठीक बोल रही हूँ, इलेक्ट करना। इसके बाद यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, मिलिट्री इन्वेंशन करना, अगर कहीं सैंक्शन लगाना, ये सब इसका काम है। मिलिट्री इन्वेंशन करना, सैंक्शन लगाना, है ना। देखो, पीस एंड सिक्योरिटी, मिलिट्री, रिकमेंडेशन करना न्यू मेंबर, किसके लिए? सिक्योरिटी जनरल के लिए। सिक्योरिटी जनरल अगर बनना चाह रहा, अभी हम सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी अभी अलग है, बार बार तुम कंफ्यूज मत होना। सिक्योरिटी काउंसिल अलग है, सिक्योरिटी जनरल अलग है, ठीक है ना। सिक्योरिटी जनरल में सिर्फ 15 मेंबर है, ठीक है ना। सिक्योरिटी जनरल में, सॉरी, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर है, कोई जनरल वनरल नहीं है। जनरल उधर है, दूसरा बॉडी में जनरल है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अगर सिक्योरिटी जनरल किसी को बनना है तो उसके लिए भी ये उनका को रिकमेंडेशन करती है कि भाई उसको बना दो। रिकमेंडेशन यही करती है, और अपॉइंट कौन करता है? उनका। इसे याद रखना। इंडिया और यूएन सिक्योरिटी का काउंसिल क्या है, क्योंकि इंडिया भी तो तुम्हारा यूएन का पार्ट है ना। तो वो कब कब बनी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कब कब बनी है? देखो, एक चीज यहाँ पे स्टोरी सुनो। हाँ, अभी ना यूएनओ में लड़ाई होता है कि अब यूएनओ को चेंज करना चाहिए। यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर है ना, 5 से 6 करना चाहिए, 6 से 7 करना चाहिए। ये बहुत ही रिजिड हो गया है, बहुत ही रिजिड। 5 मेंबर को चेंज करना चाहिए, ये बोला गया। चलो, ये तो अलग टॉपिक, हटा दो। इंडिया इज नॉट वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर विद द वीटो पावर। बोला कि इंडिया जो है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। ये बात सुन लो, इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर का, नॉन परमानेंट मेंबर जो है ना, नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 मेंबर, इसका बार बार मेंबर बनता है। इंडिया जो है ना, नॉन परमानेंट मेंबर का इसका बार बार आके मेंबर बनता है, ठीक है ना। इंडिया 2021 में यूनाइटेड नेशंस का जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसका वो मेंबर बना था, ठीक है। तो 2021 तक, 2021 तक इंडिया 8 बार इसका मेंबर बन चुका है, 2-2 साल के लिए, 8 बार। 2021 में इंडिया इसका मेंबर था, किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर। बोला 2021 तक वो कितनी बार बना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया अब तक का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इसका नॉन परमानेंट मेंबर है वो कितनी बार बन चुका है? तो 8 बार इंडिया बन चुका है, 8 बार, 8 बार बन चुका है। 2021 में लास्ट टाइम बना, अभी तक नहीं बना, ठीक है। 2021 में लास्ट टाइम तक बना, ठीक है ना। लेकिन परमानेंट मेंबर का नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है। 15 मेंबर में से जो 10 है वो तो परमानेंट होता है, 5 परमानेंट होता है, और 10 जो होता है वो नॉन में आता है ना, नॉन परमानेंट। तो इंडिया नॉन परमानेंट में 8 बार बनी है, और 2021 में अभी रिसेंट बनी है, उसके बाद अभी नहीं बनी है। अब आ जाओ तुम्हारा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉफ के बारे में पढ़ेंगे। अब ज्यादा नहीं है, बड़ा बड़ा, अब छोटा छोटा पढ़ना, उतना बड़ा नहीं है पढ़ना। देखो, बस एकदम कम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। इकोसॉफ का काम क्या है? ये क्या है? यूएन का एक ऑर्गन बॉडी है। इसका काम है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट, गाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। जितने भी यूएन के मेंबर कंट्रीज के अंदर कोई भी सोशल इश्यूज होगा, कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज होगा, उसके लिए गाइड कौन करेगा? इकोसॉफ। इकोसॉफ का काम है कि वो यूएन की जो स्पेशलाइज एजेंसी है ना, जैसे
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों का काम करना, इन लोगों का सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रमोट करना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जितने भी कंट्रीज है ना उनका सोशल प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल इश्यूज हो रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज हो रहा है, उसको सॉल्व करना कौन करेगा? यूएनओ। देख लो, इकोनॉमिक से रिलेटिव, सोशल इश्यूज से रिलेटिव प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा? इको इको है ना, यूनाइटेड नेशन सोशल काउंसिल सॉल्व कर रहा है ना, इको सॉल्व कर रहा है, इको सॉल्व, जो भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा। तो ये क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट देगा, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करेगा और ह्यूमन राइट के रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ये किसका काम है? इको। जबकि हम लोग उंगा का काम अलग पढ़े, उंगा का काम अलग पढ़े, अपॉइंट करता है। जबकि हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल का काम अलग पढ़े कि मिलिट्री इन्वेंशन करता है, रिकमेंडेशन वाला काम करता है, उसके बाद तुम्हारा पीस को मेंटेन करता है और सैंक्शन लगाता है ना, और उनका अपॉइंटमेंट करता है और इलेक्ट करता है। ये पढ़े। अब देखो बोल रहा है कि जबकि इसका काम क्या है? सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज का। अच्छा, इसके कितने मेंबर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 मेंबर है। उंगा में मेंबर कितना है? 54। इलेक्ट कैसे होता है? अभी हम ऊपर उधर पढ़ाए हैं। इलेक्ट कैसे होते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करता है 3 साल के लिए, हर 3 साल के लिए। अभी हम वहां भी पढ़ाए कि यूनाइटेड नेशन असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है किसको? एक तो तुम्हारा इकोसॉफ के मेंबर को, इकोसॉफ के मेंबर को इलेक्ट करती है, और तुम्हारा किसको इलेक्ट करती है? तुम्हारा नॉन परमानेंट, हाँ नॉन परमानेंट मेंबर है ना, नॉन परमानेंट मेंबर को भी कौन इलेक्ट करता है? उंगा। उंगा ही करता है कि इसको करता है, जो इकोसॉफ को करता है। देखो जनरल असेंबली को, जनरल असेंबली को तो अपॉइंटमेंट करता है ना, हम बताए थे ना, सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी होता है ना, जिस सिक्योरिटी, हाँ करता है और उंगा अपॉइंट करता है। नहीं समझे तुम क्या बोली? नहीं समझे तुम क्या बोल रही हो? बोलो तो फिर से एक बार। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अपॉइंट ये रिकमेंडेड करता है, हाँ, और उनका अपॉइंट करता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये तो तुम्हारा इसको नहीं, ये तुम नहीं समझी मेरी बात। ये तो इसको बात में बोला ना, इसके बात पे नहीं, देखो ये तो इसके बात पे ना, सिक्योरिटी जनरल है ना, उसको रिकमेंडेशन करता है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, और अपॉइंट करता है तुम्हारा उंगा। लेकिन जब इलेक्ट का बात आता है ना, इलेक्ट सिर्फ उंगा करता है। एक बार मैं ऊपर दिखा रही हूँ, इलेक्ट इकोसॉफ के मेंबर को और नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट तो सिर्फ उंगा करता है, उंगा है ना। और जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बात आता है, उसके मेंबर को अपॉइंट करता है, तब दोनों मिलके इलेक्ट करता है, उंगा भी करता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी करता है ना। एक बार मैं तुमको फिर यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखो इको सॉफ के मेंबर को इलेक्ट कौन करता है? और तुम्हारा नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, उनको इलेक्ट कौन करता है? जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, कौन करता है? उंगा ही करता है। इलेक्ट कौन करता है? उंगा। इन दोनों को उंगा करता है, ठीक है, उंगा करता है। हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता उंगा। इसके रिकमेंडेशंस पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर बोल रहा कि तुम्हारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर बनेंगे, उसको इलेक्ट कौन करता है? उसको इलेक्ट दोनों मिलके करता है, एक तो उंगा और प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये है कहानी, ठीक है। तो अच्छा, जो इकोसॉफ है इसको कितने साल के लिए करेंगे? तो 3 साल के लिए। हो गया। कैसे करेंगे भाई? क्राइटेरिया कितना रखेंगे कि 2/3 मेजोरिटी पास होना चाहिए जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन में इलेक्ट होने के लिए। हो गया। अच्छा, उंगा का जो मेंबर है ना, वहां पे डिस्कशन कैसे लिया जाता है? 1 वोट सबको मिलता है, सिंपल मेजोरिटी से कोई भी रेजुलेशन पास हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे? एनुअली चेंज बनेंगे, 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे, एनुअली चेंज होंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेंबर, ये याद करना, ये और ये तो हल्का है कि इलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? 2/3
1 वोट। सिंपल डिसीजन कैसे लेंगे? सिंपल मेजोरिटी से। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए लेते थे? 1 ईयर के लिए। 6 मिनट है, जल्दी करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तुमको कल पढ़ाऊंगी इसको, ये ना अलग से भी पढ़ना है, इसको मैं इसको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैं इसको कल पढ़ाऊंगी। हाँ ये थोड़ा अच्छा समझाना मुझे है। जो अभी सिक्योरिटी को, हाँ वो वाला पढ़ा देती हूँ। एक और देखो ये वाला, इसके अंदर देखो ये जो सिक्रेटेड है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्रेटेड जिसको बोला था, यूनाइटेड नेशन सिक्रेटेड, सिक्रेटेड इसको खाली सिक्रेटेड बोला जाता है। यूएन का 6 ऑर्गन है ना, एक उंगा है, एक तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक तुम्हारा इकोसॉफ है, एक तुम्हारा सिक्योरेटेड है, ठीक है? चलो सिक्योरेटेड पढ़ रहे। सिक्योरेटेड क्या है? सिक्योरेटेड क्या है? बोले कि यहाँ पे सिक्योरिटी जनरल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी के अंदर आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल, इसको मैं बार बार बोल रही पॉइंट करता हूँ और रिकमेंडेशन करता है सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन का एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। यूएन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है ना, सिक्योरेटेड में होता है। अब देखो जैसे कि पीस को स्टैब्लिश करना है ना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, सैंक्शन लगाना, ये सब बोलता कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल बोलता है। चीफ स्पोक पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर, ये आके सिक्योरिटी काउंसिल को सब बात बोलता है कि सर ग्लोबल इशू पे अटेंशन दीजिए, ये प्रॉब्लम है। हम बोले ना पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, लेकिन उसको बोलता कौन ये काम करने के लिए? सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी जनरल बोलता है। सिक्योरिटी के अंदर एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, वही बोलता है, ठीक है? मीडिएटेड इंटरनेशनल डिस्प्यूट मैनेज यूएन ऑपरेशन, यूएन जो ऑपरेशन कर रहा, हम क्या बोले? पीस कीपिंग ऑपरेशन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन ये बोलता कौन है, करवाता कौन है? सिक्योरिटी। करेंट सिक्योरिटी जनरल कौन है? करेंट यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। और ये कहाँ बैठते हैं? ये सिक्योरिटेड में बैठेंगे। कौन से ऑर्गन में बैठते हैं? सिक्योरिटेड में। ये सिक्योरिटेड का पार्ट है, ठीक है? सपोर्ट द अदर यूएन बॉडीज एडमिनिस्ट्रेटिव, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, राइटिंग रिपोर्ट, स्टडीज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बजट। जितना भी तुम्हारा यूएनओ का जो भी काम वगैरह करना पड़ता है सिक्योरिटी काउंसिल को, यही बोलता है कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ठीक है ना? सेक्रेटरी जनरल कैन ब्रिंग एनी मैटर विच कैन बी ट्रेड द ग्लोबल इशू या सिक्योरिटी। कोई भी थ्रेट हो रहा, किसको? ग्लोबल पीस को, सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा, तो ये आके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कौन बताता है? यही सिक्योरिटी जनरल। अभी एंटोनियो गुटेरेस है तो वो आके बताएंगे किसको? किसको बताएंगे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को बना के रखना। लेकिन उसको आके बताता कौन, इन्फॉर्म कौन देता है? तुम्हारा सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल बैठता कहाँ है? सेक्रेटरी में, ठीक है ना? बोल रहा है कि द सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। अभी पढ़ा है, अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली। रिकमेंडेशन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना? और यूएनओ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। अगर तुमसे पूछे कि यूएन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहाँ है, काम कहाँ पे होता है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम कहाँ पे होता है? यही पे सेक्रेटरी में। और सेक्रेटरी में कौन करता है? जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है, जनरल सेक्रेटरी। कितने साल के लिए बैठता है? तो 5 ईयर के लिए बैठता है, ठीक है? एक बार कल तुम ना, मैं इसको पीडीएफ तुमको सेंड कर दूंगी, तुम एक बार डिस्कस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना? देखो एक चीज तुमको दिखा दे रही हूँ कौन कौन सा कंप्लीट हुआ। मैं कल फिर एक बार इसको फ्लो चार्ट बना बना के तुमको याद करा दूंगी। देखो अभी हम लोग पढ़े तुम्हारा ओरिजिन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यूएनओ, कॉम्पोजिशन ऑफ एंड फंक्शन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी अभी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे सेक्रेटरी में ही बैठता है तुम्हारा जनरल। सेक्रेटरी जनरल कहाँ बैठता है तुम्हारा? यही सेक्रेटरी में बैठता है, ठीक है ना? वही जो सेक्रेटरी जनरल, देखो बोला कि सेक्रेटरी द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल का रोल है वो पता, अभी हम बता रहे ना कि क्या क्या वो काम करता है, आके बताता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्पेशलाइजेशन। बस ये वाला बचा, ये बचा हुआ है, बाकी सब में करा दिए, ठीक है? तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने जा रहे हैं, क्योंकि हमको नमाज पढ़ने जाना है, ठीक है? अगर तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो।